दर्शकों, मैं आप सभी का सनमार्गा न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सुहेल के साहब है। आप क्विल फाउंडेशन दिल्ली के फाउंडर और डायरेक्टर है। क्विल फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो पॉलिसी रिसर्च और एडवोकेसी पे काम करती आ रही है। आज आपके साथ हम भारत के सियासी जो हालात है उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो आम तौर पर पूरे भारतीय समाज और ख़ास तौर से जो शोषित विभाग है या फिर वो जो कमज़ोर विभाग है भारत में, उनके हवाले से आजकल के भारत के सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? इंडिया के अंदर जो शोषित वर्ग है ख़ास तौर पर, और इवन इंडिया के जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, यहाँ के कॉमर्स, यहाँ के सोसाइटी, इसके यहाँ के पॉलिटिक्स, इस तमाम डोमेन्स में जो इवन अपर जो एलीट कम्युनिटीज़ है, इवन वो भी हिस्ट्री के सबसे लो जो है में है। आप यहाँ के जीडीपी को देखेंगे, इंडिया के प्राइसेस, जो डेली लाइफ जो गुजरने के लिए जो आपके प्राइसेस है, जो डेली नीड्स के, आप तमाम चीज़ देखेंगे हिस्टोरिकली सबसे नीचे चले गए हैं। सब लोग बहुत हाई स्ट्रेस में हैं। नीडलेस टू से दैट द सेम इज द केस ऑफ द वीकर सेक्शंस इज़ मोर वर्स्ट। तो उसमें ख़ास तौर पर आप इंडिया के मुसलमान, यहाँ के दलित, आदिवासी, यहाँ के क्रिश्चियंस, यहाँ के इवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड एंड रिलीजन, जो भी वीकर सेक्शन है, सब लोग बहुत बुरे हाल में हैं। और जो यहाँ के जो डेली जो डिस्कोर्स है पॉलिटिकल रेल्म में, वो 1940s के 1920s के जो डिस्कशंस है उसमें चले गए हैं। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जैसा कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या इंडिया एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनना चाहिए, ये जो पुराने डिस्कशंस है वो दोबारा आ गया। मतलब इस तरीके से जो 1940s का जो ग्लोबल 100 साल पीछे जा रहा है, 100 साल पीछे चले गए, इवन 70 साल नहीं बल्कि 100 साल पीछे चले गए। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक सिचुएशन है जो हमें एड्रेस करने का ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि जो इस्लामोफोबिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये इस्लामोफोबिया जो है वो क्या है और ये एक ग्लोबल फिनोमिनन क्यों बन रहा है? यस, बेसिकली इस्लामोफोबिया एक बेसिकली इस्लामोफोबिया, हाउ डू यू डिफाइन इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया इज एंटी मुस्लिम रेसिज्म, एज सिंपल एज दैट। तो रेसिज्म क्या है? रेसिज्म वो चीज़ है जो एक आइडेंटिटी मार्कर जो भी है उसको इस्तेमाल करके आप बोलेंगे ये आइडेंटिटी मार्कर के तमाम लोग वो नीच है और बाकी लोग ऊंच है। तो ऊंच नीच कुछ आइडेंटिटी मार्कर के आधार पर, यहाँ पर रिलीजन है आइडेंटिटी मार्कर, उस आधार पर आप रखेंगे तो उसको हम रेसिज्म कहते हैं। और नेशन जो बनाते हैं, जो बुनियाद है, एक ज़माना था 1920s अर्ली 20th सेंचुरी, जब नेशन स्टेट्स बन रहा था, तो उस वक्त दुनिया में एक बड़ा जो है जो पैराडाइम था नेशन स्टेट्स का, वो ये था कि हम नेशन स्टेट्स को बनाएंगे रिलीजन के आधार पर। ये एक पैराडाइम हो सकते हैं। दूसरा है रेस का, एक है स्किन कलर, या नेशन को डिफ़ाइन किया कभी कभी कल्चर के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर। तो नेशन को सिर्फ रिलीजन के आधार पर नहीं, आज जो हिंदुत्व फोर्सेस, यहाँ के जो नेशनलिस्ट, जो पॉलिटिक्स, डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो करते हैं, उनके लिए जो बुनियाद है वो बोलते हैं कि राष्ट्र और राज्य अलग है। राष्ट्र वो है, नेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन एंड कल्चर। लेकिन उसका जो नेशन का जो आइडेंटिटी मार्कर है वो सिर्फ वो नहीं रहा। मतलब अगर आप उसको ढूंढने रहेंगे, नेशन को आप डिफाइन करेंगे, तो लैंग्वेज इज़ वन important aspect of nation. Yeah, we have an example of Pakistan. We have examples. Or if you say nationalism, it has all the potential to create subnationalism. आप बोलेंगे इस नेशन को हम डिफाइन करते हैं इस आइडेंटिटी मार्कर से, तो उसके माइक्रो जो है डिविजन्स आ जाएगा। मराठी जो है मानस बोलेगा कि हम मराठ लोग कर्नाटक से बेहतर है,
और हमारा कल्चर जो है बढ़िया है, जी मलयाली लोग बोलेगा हम जो है बेहतर है। सब लोग अपने कल्चर, अपने ज़बान, अपने आइडेंटिटी मार्कर्स को वो अगर नेशन के आधार पर उसको बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये मुल्क को वो तोड़ेगा। मुल्क विल बी डिवाइडेड on the basis of these nations. So nations is something जो है which nations or identity markers or cultures can be made on different grounds. So what we have to do as India, we have defined ourselves that we are a nation, a country with diversities. We have more than 1,400 languages. We have more than जो है 40 major religious identities in India, and you have almost all the religious जो है representations worldwide, which we have presence in India. So you cannot whatsoever divide people on the basis of this exclusivist nationalism. Yeah, the people belonging to one religion speaking another language might be more connected. Exactly, yes. So it is diagonally and vertically. The whole country is diagonally and vertically divided. You cannot define nation on the basis of religion and culture. So I think this is one important aspect. And regarding Islamophobia, you said it is worldwide. That's a reality. Rise of the right is a reality. So what led to the rise of the right after 2010? I would say it is social media and the digital echo chambers that the social media has created. Every person believes that what I say is right, and what I say is getting support, by different people. There's no dislike in Facebook, only like. So you get support for whatever you post, and you dislike and you unfriend those people who don't support your arguments. So there is a bubble that is getting created. Is being created. And but natural apart from that, this particular algorithm of social media has been created in a way that जो है you post one thing and it will be जो है brought in front of those people who they know who's interested in this post. So they know better than you know yourself. So even if it's Google और जो है फेसबुक, वो लोग आपको जानते हैं, आप उनको जानते, मतलब आप अपने को जानने से ज़्यादा। तो ये एक रियलिटी है और वो लोग जो है इसको ट्रैक्शन देते हैं। नॉर्मली ये होता है कि आप एक कम्युनल पोस्ट डालेगा तो उसको लाइक ज़्यादा मिलेगा, उसके अंदर यूज़र एंगेजमेंट ज़्यादा होगा। फेक न्यूज़ स्प्रेड करने का जो तरीका है उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? असल में फेक न्यूज़ उसका एक एसेंशियल पार्ट है। ये जो राइट विंग पॉलिटिक्स का, बी इट इटली टू इंडिया, फिलीपींस टू जर्मनी, जो राइट विंग पॉलिटिक्स है हमेशा फेक न्यूज़ से के ऊपर पनपता है। तो उसके अंदर हेट एक बड़ा थीम है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप फैक्ट्स को सामने लाना होगा, नंबर वन। और इसको तो आपको फैक्ट्स लाने में जो क्विल फाउंडेशन ने जो रोल प्ले है उसके बारे में कुछ बोले तो? मतलब क्विल फाउंडेशन एक नया, बहुत ही जो है रिलेटिवली बहुत ही नया चीज़ है। मैं बोलना चाहूँगा कि ये हमारा सब लोगों का जिम्मेदारी है कि एक चीज़ अगर मिसाल के तौर पर अगर ये बताते हैं कि इस्लामोफोबिया का जो मेजर कंटेंट है वो मैं समझता हूँ 5 है इंडिया के अंदर। नंबर 1 ये है कि वो ये फैलाते हैं फेक न्यूज़ के ज़रिए से कि मुसलमान एंटी हिंदू है, वो लोग हिंदू को मारेगा, वो लोग जहाँ पर भी ज़्यादा है वो जो है अटैक किया है, उनको एथनिक क्लेंसिंग किया है, पंडित एक्सोडस वगैरह, मतलब जो हिस्ट्री को मिथोलॉजी चेंज करना। हाँ जी, मिथोलॉजी मिथ्स को वो बनाते हैं। नंबर 2 ये है कि वो बताते हैं कि इस्लाम और मुसलमान बेसिकली इनहेरेंटली वायलेंट है। वो लोग कभी भी एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक मॉडर्न समाज के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकता, वो इनहेरेंटली वायलेंट है। नंबर 3 ये है कि वो उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है इतना तेज़ी से कि वो खा जाएगा सब लोगों को, पॉपुलेशन एंजाइटी। नंबर 4 ये है कि वो ये फैलाते हैं कि मुसलमान बेसिकली गद्दार है, वो लोग ट्रेटर्स है, वो लोग मुल्क से कोई वफ़ादारी नहीं है। 5वां ये है कि वो फैलाते हैं कि मुग़ल जो हिस्ट्री है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे एट्रोसिटीज़ किया, इट्स टाइम टू रिवेंज। मतलब ये पूरा मिथ्स को
मेन स्ट्रीमाइज करना, बार बार दौड़ाना एक चीज़ को, ताकि लोग लगेगा एक बार पोस्ट मिलेगा बोलेगा नहीं ये तो गलत होगा, सेकंड बार वही चीज़ दूसरा ज़बान में दूसरे तरीके से आएगा तो बोलेगा इसको पढ़ते हैं, तीसरे बार एक और बार मिलेगा इसमें तो कुछ ना कुछ सच सच होगा। तो 100 बार अगर इसको रिपीट करेगा, इसका जो बेसिक थियरी है वो एडवर्ड बर्नेस का है। 1940s में 1920s में एडवर्ड बर्नेस, जो फ्रॉइड जो मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फादर है, उनके भतीजा है एडवर्ड बर्नेस, उन्होंने ये थियरी बनाया था प्रोपेगेंडा, उनका किताब का नाम है प्रोपेगेंडा। वो उन्होंने बताया कि आप एक लाई को 100 बार 1000 बार आप रिपीट कीजिए सच हो जाएगा। उसी चीज़ है बाद में हिटलर के ज़माने में, उसी वक्त 1933 में जब हिटलर पावर में आए तो जोसेफ गोबल्स को उन्होंने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया। एडवर्ड बर्नेस के किताब का जो नाम है उसी को उन्होंने लिया मिनिस्ट्री का नाम डालने के लिए, और वही थियरी उन्होंने लिया कि हर आदमी के सेल्फ के अंदर कुछ एनिमलिज्म है, वो एनिमलिज्म को जो है उजागर करना है रिपीटेड लाइज से, फेक न्यूज़ से। जी, जैसे ये आपने बोला कि सभी को गद्दार बोलने का एक ट्रेंड जो है वो आजकल चल रहा है, तो देखेंगे कि एनआरसी सीएए मूवमेंट हो या उसके बाद का जो दिल्ली राइट्स उसके वजह से जो हुआ, या फिर उससे पहले ही भी मुस्लिम यूथ जो है वो पर्टिकुलरली टारगेट किए जाते हैं, यूएपीए हो या फिर आजकल तो सभी चीज़ों को सेडिशन के नाम पे चार्ज किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग सच में गद्दार है? आप अगर ये केसेस को देखेंगे, ये केसेस जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, बिहाइंड द माइंड्स लोगों के अंदर एक एक साइकोलॉजी जो है इवॉल्व होते हैं कि देखिए कितना केसेस है मुसलमान के ख़िलाफ़। तो आप केसेस के अंदर देखेंगे, मिसाल के तौर पर टेररिज्म केसेस है जी, उसमें तो पिछले 20 साल में जितने भी केसेस डाला गया है उसमें 97% ऑफ द एक्यूज्ड जिसके ऊपर जो है टेररिज्म इल्ज़ाम लगाया गया वो सब एक्विटल हो गया, जो ट्रायल कंप्लीट। रिसेंटली गुजरात के सिमी के बारे में, सिमी केसेस में आपने देखा 127 लोग, मतलब पूरा जो लोग हैं सब लोगों को एक्विटल कर दिया। लेकिन बाय द टाइम दे आर एक्विटेड द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन बाय मींस ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मतलब सोशल पोलराइजेशन। उसके अलावा जो है रिलीजन को बदनाम कर दिया, एक कम्युनिटी को पूरा बदनाम कर दिया, एक फैमिली को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एक रियलिटी है जो हमारा सामने। अभी एनआरसी के बारे में आपने बताया, एनआरसी केस के बारे में जो 21 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया कि ये पुलिस जो स्टोरी है वो हम ट्रस्ट नहीं कर सकता, वी कांट ट्रस्ट द पुलिस स्टोरीज, इट इज़ कम्प्लीटली बोगस। और उनको बेल दिया गया 2 लोगों को। और बाकी जो एनआरसी केसेस, एनआरसी आपको समझना है कि एनआरसी के बाद जब एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, जो दंगा किया था और उसका जो विक्टिम्स है जी, हमेशा जैसा होता है पिछले 70 साल में, तो जो दंगा के जो विक्टिम्स है उनके ऊपर केस डाला गया जी। और उनको बताया गया ये उसका कॉन्स्पिरेटर्स है, उसका जो है जो भी है उनके ऊपर केस डाला गया और वो अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाने के बाद अब तक 1 साल से ज़्यादा हो गया, द ट्रायल हैज़ नॉट बिगन। जैसे हम देखते हैं कि लीडरशिप का जब भी एक मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें लीडर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो अगर एंटी सीएए मूवमेंट को हम देखेंगे तो अलीगढ़ से शुरू हुआ, जामिया से शुरू हुआ, तो स्टूडेंट्स का इसमें क्या रोल देख रहे हैं आप? स्टूडेंट्स मतलब हिस्ट्री में हमेशा जो हिस्ट्री मेकर्स है वो स्टूडेंट्स एंड यूथ्स है। और आप तो हम सब लोग एक्सपीरियंस किया है, हमेशा एल्डर्स बोलते हैं कि स्टूडेंट्स पूरा जो है गेम्स में, मोबाइल में, फिल्म्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2020 के स्टार्टिंग से लेके आप जो देख रहे हैं यहाँ के पूरा जो इंडिया के फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस एक मास मूवमेंट जो चला, जो वाकई जो ऑपोजिशन टू द एग्जिस्टिंग ऑप्रेसिव रजीम है वो स्टूडेंट्स एंड यूथ्स है। जेएनयू के स्टूडेंट्स, जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स, यही लोग हैं जो एक क्वेश्चनिंग किया कि ये जो गवर्नमेंट जा रहा है वो सही नहीं है, मतलब पॉलिटिकल वैक्यूम जहाँ पर था उसको फिल किया स्टूडेंट्स एंड यूथ्स ने। तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो लोग हैं वही हमेशा जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को बदला है। आज भी जो रोल है वो आप जैसे लोगों के ऊपर ही है।
तो ये स्टूडेंट्स जो है आजकल जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो हायर एजुकेशन जो है जैसे कि एक डिग्री हो गया तो बस आगे पढ़ाई करना तो नहीं है क्योंकि जॉब चाहिए। तो हायर एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे करियर चूज़ करने में हम हमेशा जो है थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। लोग नॉर्मली हायर एजुकेशन जो नहीं जाते उसका कारण ये है कि उनका जो हायर एजुकेशन हम नॉर्मली पीजी या यूजी के बाद हम हायर एजुकेशन बोलते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन एक नॉर्मल एक मिनिमम जो है थ्रेशोल्ड है। तो ग्रेजुएशन के बाद हम पीजी नहीं लेंगे, ये डिसीजन लेने का जो सही कारण वो ये है कि ग्रेजुएशन उन्होंने जो पढ़ा है वो उन्होंने सही कोर्स उन्होंने लिया नहीं उनके हिसाब से। उन्होंने +2 के बाद जो है देखते वक्त उनका देखा कि उनके जो कोलीग्स है, उनके जो फ्रेंड्स है, उनके फैमिली है, उनके प्रेशर से उन्होंने कोर्स ले लिया। लेकिन वो 3 साल पढ़ने के बाद 5 साल पढ़ने के बाद उनको लगा कि ये जो है ये मेरा पीस ऑफ केक नहीं है, तो फिर वो जाहिर सी बात है उस डायरेक्शन में वो जाएगा नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हम +2 से ही एक मल्टीपल इंटेलिजेंस असेसमेंट करें जी। अगर चाहे तो 10th स्टैंडर्ड में करें जी। और हमारे सही जो ओरिएंटेशन है वो समझने के, पर्सनालिटी ओरिएंटेशन उसको समझने की कोशिश करें। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, एस्थेटिक इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो है आपके लॉजिकल इंटेलिजेंस, इस तरीके से अलग अलग इंटेलिजेंस है। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ ज़्यादा होंगे, कुछ चीज़ कम होंगे, उस हिसाब से उनके करियर को वो चूज़ करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मतलब जो भी पढ़ना चाहेंगे वो पहले अपने सलाहियत को, अपने इनर एप्टीट्यूड को और इंटेलिजेंस को बेहतर करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए कोशिश करें, सही समझने के लिए कोशिश करें, उसके बाद चूज़ करें करियर। तो इस गुफ्तगू के इख्तिताम में आते हुए आगे का जो राह है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन को हम देखेंगे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। एक राइट विंग के तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं और डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। बैकवर्ड स्टेप जो है वो नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स और यूथ के लिए आपका आखिरी मैसेज क्या होगा? क्या है हमारा यहाँ से वे फॉरवर्ड? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो है हम बेसिकली टफ टाइम्स में रह रहे हैं जी। और बहुत ही ख़राब हाल है जी। मैं बोलना चाहूँगा वी आर लिविंग इन द ग्रेटेस्ट ऑफ टाइम्स जी। एंड जो है गॉड हैज़ चोजन अस टू लिव एंड प्ले आवर रोल इन दिस हिस्टोरिक जंक्चर। वो रोल हम अदा करना चाहिए। और ये जो हेट है, ये जो हमारे सामने जो पूरा अनरस्ट है, ये सब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारा रोल हम प्ले करना, हिस्टोरिक रोल हम प्ले करना चाहिए। आप देखेंगे 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ, यही नेशनलिज्म, रेसिज्म के आधार पर ही हुआ। और यूरोप ने ये समझ गया कि ये सब जो है बेमाना है जी, मीनिंगलेस है। नेशनलिज्म हम बोलेंगे बेल्जियम, आप लोग बोलेंगे नेदरलैंड्स, वो बोलेंगे नॉर्वे, वो बोलेंगे जो है आयरिश, ये लोग ब्रिटेन। ये जो नेशनल आइडेंटिटीज़ है, ये जो आपस में जो लड़ाई है, इसमें कुछ भी मायना नहीं है। वो समझने के बाद उन्होंने क्या किया, आप अगर जाएंगे अभी बेल्जियम और नेदरलैंड्स के बीच में एक कॉफ़ी शॉप है। वो कॉफ़ी शॉप का नाम है नसाउ, जो है बसाई नसाउ उसका नाम है। बेसिकली वो कॉफ़ी शॉप का टेबल रखा हुआ है बॉर्डर पे जी। और टेबल के उस तरफ एक कुर्सी है, इस तरफ एक कुर्सी है। वो बैठेंगे नेदरलैंड्स में, बैठेंगे बेल्जियम, हम दोनों चाय पियेंगे। तो ये जो नेशनलिज्म का जो मीनिंगलेसनेस है जी। वो समझने के बाद उन्होंने क्या किया कि हम करेंसी सब एक कर देंगे, यूरोपियन यूनियन बना दिया जी। उसको एक पूरा एक एंटिटी बनाया जी। तो ये जो मीनिंगलेसनेस ऑफ दिस रेसिस्ट डिवाइसिव पॉलिटिक्स है जी। उसको हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में जो सीखा है, वही चीज़ को हम सामने रखते हुए हमारा सोल्यूशन हम बनाना चाहिए। यूरोप ने वो सीख गया जी। और पूरा जो राइटवर्ड शिफ्ट है उसको ख़त्म करने के लिए यूथ्स के लिए एक बड़ा रोल है। हमारा काम है म्यूचुअल एंगेजमेंट। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, वो सब लोग आपस में एंगेज करते रहना। डिसएंगेजमेंट डिवाइसिव पॉलिटिक्स का फ्यूल है।
हमारा पॉलिसी होना चाहिए एंगेजमेंट। डिस्कशन तभी होंगे जब एक बात आएगी। बिल्कुल, हम आपस में चाय पीने के लिए जितना भी मवाद है वो मवाद को हम ढूंढना है, एक ऐसा माहौल बनाना है कि हम बार बार हम बैठ के चाय पिए। आजकल एक नैरेटिव ऐसा हो रहा है कि अगर दो लोग फ्रेंड्स हैं तो बोलते हैं पॉलिटिक्स को दूर रखो, हमारी दोस्ती जो है वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इससे बेहतर है अगर डिस्कस करेंगे तो हमारी दोस्ती भी बढ़ेगी और हमारी आइडियोलॉजिकली जो होना है वो बिल्कुल होगा। मतलब यह है कि आप सही बताएं कि पॉलिटिक्स बात करना है हमें जी, वी विल डू डायलॉग। जी, ऐसा नहीं है कि हम बात ना करें, मतलब हम आंख बंद करके पूरा अंधेरा नहीं कर सकता। जी। हम आंख खोले, सब लोग आपस में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करें, ख़त्म हो जाएगा। मैं हमारा यूथ से ये बोलना चाहूँगा कि हम ये जो रिएक्शनरी जी, अप्रोच से हम दूर रहे, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जी, और हम स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हम उसके ऊपर क्रिएटिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मतलब कंटेम्प्रेरी ये पूरा जो माहौल से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हम पूरा कॉन्सेंट्रेट रहना है एक चीज़ में, ये समाज को कंट्रीब्यूट करने में। वी नीड टू लर्न हाउ टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ओनली देन विल यू बी रेस्पेक्टेड, you will be in a respectful position and you will be loved by everyone, be Muslims or Hindus or whoever। मतलब वो अपने तौर पर एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में वो खड़ा होना है, वो कंट्रीब्यूट करेगा तभी होगा। क्योंकि इसके ये चैनल के सब्सक्राइबर्स, मैं उनसे ख़ास तौर पर ये बोलना चाहूँगा कि लेट्स लर्न, लेट्स कंट्रीब्यूट, लेट्स प्ले आवर हिस्टोरिक रोल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड द नेशन एंड द कंट्री दैट वी लिव इन। इतनी देर से आपने बहुत सारी चीज़ों पर हमारे साथ अपने राय को शेयर किया है। शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ ये छोटी सी जो गुफ्तगू है वो की। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए सन्मार्ग न्यूज़। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.